Students, I have appeared before you after a long duration. Today, I would like to discuss about the reproductive health. Some students have requested me to deliver my subject matter in Hindi medium. So I have decided to discuss my remaining topics in bilingual method. It means both in Hindi and English. Reproductive health. First, I would like to discuss about the health. पहले हम जानते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ को अपने अपने तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वर्कर्स ने इसको डिफाइन किया है। तो इसको ये जनरली लोग हम जानते हैं कि कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में ये हेल्दी की परिभाषा नहीं है। WHO ने भी इसे डिफाइन किया है कि ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कंडीशन है किसी भी लोगों की जिसमें कि लोगों को के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल हो, नॉर्मल वे में फंक्शन करता हो और उसको किसी भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल कोई एंजाइटी नहीं हो, यानी कि कोई ना पड़ोसी से झंझट हो, ना उसको पैसे की चिंता हो, ना जॉब की चिंता हो, बच्चे की चिंता हो। तो ये स्थिति जो है ऐसा अगर होता है तो वो हेल्थ है। वास्तविक में ये कंडीशन बहुत कम, रेयर ही पाए जा सकते हैं, फिर भी लेकिन उसने परिभाषा दिया है। क्या है इसको डिफाइन करेंगे? अ टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल and social aspect of reproduction is called reproductive health. इसका मतलब हुआ जब पूर्ण रूप से कोई अच्छा हो उसको क्या कहते हैं? इमोशनल, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक और सामाजिक रूप से वेल बीइंग हो, किसी से चिंता नहीं हो, और ये क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के सभी पहलुओं में वो अगर क्या अच्छा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये वो हेल्दी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। हेल्थ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, मदर फादर से उनको आते हैं, उसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। तो जैसे आप बीमारी, जैसे आपको कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है। कलर ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी सफरिंग पर्सन जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और हीमोफीलिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है, अगर कोई इंजरी हो जाए तो रक्त लगातार बहते रहता है और वो बंद नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति की ब्लड के अभाव में मृत्यु हो जाती है। और ये सिर्फ इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में पाया जाता है। तो ये सारे, ये हुआ क्या कहते हैं आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में भी और कई तरह, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आपको डाउन सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है। ये सभी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, माँ बाप से ही ये बीमारी आती है। और दूसरा है आपका डेफिशिएंसी डिजीज, यानी किसी भी चीज की कमी के कारण बीमारी होना। जैसे कि विटामिन ए है, उसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, और सी की कमी से एस्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से एस्टेरिलिटी, और बीमार ये विटामिन के की कमी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। और भी जैसे आपको
प्रोटीन की कमी से मेरास्मस होता है, क्वास्कर होता है, ये सभी डिजीज है। तो ये हुआ। और इसके बाद है आपको लाइफ स्टाइल, आप किस तरह से रहते हैं, यानी फूड कैसा है, बैलेंस डाइट है या नहीं है। आजकल लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और डब्बा बंद और फास्ट फूड, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पानी जैसे कितना पीते हैं, कब पीते हैं, ये भी मायने रखता है। पानी अक्सर सुबह में ज़्यादा पीना चाहिए और खाना के कुछ देर बाद पीना चाहिए, 15-20 मिनट। फिर आप लगातार काम करते हैं, इससे भी आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि रेस्ट जरूरी है। जो शरीर के टॉर्न सेल्स हैं, टूटते फूटते काम करने में, उसके रिपेयर के लिए समय चाहिए, रेस्ट चाहिए। फिर आपका एक्सरसाइज डेली अगर करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। कई एक्सरसाइज हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखता है। ये प्रॉपर एक्सरसाइज जो है शरीर का, वो जरूरी है। फिर है आपका हैबिट, आपका स्वभाव क्या है, कब आप उठते हैं। जनरली लोग आज लेट तक सोए रहते हैं, लेट को सोते हैं और लेट तक सोए रहते हैं। इससे स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। सवेरे जगना चाहिए और सवेरे समय पे रेस्ट में जाना चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि आपके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं जैसे ये दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी, कि स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या परेशानियां आती है और उसके लिए, उसे फेस करने के लिए क्या आपकी रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है। तो इसमें जैसे क्या है कि भारत एक पहला कंट्री है पूरे विश्व में जो अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले 1957 में एक प्रोग्राम लेके आया जिसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग। और इसकी खासियत ये था कि इसमें लोगों के सामने ये विचार रखा गया, लोगों को एक अवेयरनेस लाया गया कि अगर आप देश की जनसंख्या कम होगी, आपके परिवार में मेंबर कम होंगे तो आप सुखी होंगे। और इसमें कहा गया हम दो हमारे दो, और जो भी छोटे परिवार हैं उसको एक तरह से इंसेंटिव देने की बात हुई कि ताकि लोग छोटा परिवार रखें। तो भारत ही विश्व में पहला देश है जिसने अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले 1957 में एक प्रोग्राम ले गया जिसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, जिसमें कहा गया हम दो हमारे दो, कि हम माँ बाप दो है उसके दो बच्चे हों, इससे देश की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आबादी अधिक हो, किसी के बच्चे अधिक हों तो उसके पुतने को कपड़ा, ये भोजन, वस्त्र, आवास देने की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन देने की जरूरत पड़ती है, हेल्थ देने की जरूरत पड़ती है, और सरकार को भी उस पर काफ़ी खर्च करनी पड़ती है। उसके लिए जो भी है आवास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की। तो कम आबादी रहे तो उस पर कम खर्च होगा तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, सुख सुविधा को बढ़ा सकते हैं, अच्छे लाइफ को बना सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी आबादी तो उसके खाने की व्यवस्था करने में ही सरकार के सारे प्रयास लगते हैं, आगे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो ये क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग चला गया। और इसमें जो है ढेर सारे एजेंसीज वगैरह, इसमें क्या कहते हैं प्राइवेट वगैरह और गवर्नमेंट भी है, रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन का भी प्रयोग किया गया, कई नुक्कड़ सभाएं की गई और छोटे परिवार के महत्व को बताया गया, छोटा परिवार रहने से क्या फायदे हैं, ये सभी चीजें उसमें शामिल किए गए। और इसके बाद इसके अलावे जो बाद में RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम को हमने चालू किया गया। और इसके अंतर्गत जो है क्या टास्क है, क्या किया गया इस प्रोग्राम के अंतर्गत, लोगों को क्या किया गया, उसमें अवेयरनेस लाया गया उसमें, और वो सब चीज सपोर्ट प्रोवाइड किया गया जिससे एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी की स्थापना हो सके। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का मतलब ऐसा सोसाइटी जिसमें उसके जो भी पीपल हैं
वो जो है वो क्या हो, सुखी हो, उसको किसी तरह का एंजाइटी नहीं हो। तो ऐसा क्या सोसाइटी जो है वो क्या करते हैं, हेल्दी सोसाइटी, उनमें कोई बीमारी नहीं हो। और कई तरह जैसे आपको क्या करते हैं इसमें भी हेल्थ को प्रभावित करने में, जैसे एक तो पर्सनल हाइजीन हुआ और एक पब्लिक हाइजीन, अपना खुद का स्वास्थ्य देखभाल। और जैसे आपका साफ कपड़ा पहनना, समय पे उठना, समय पे जगना, कपड़ा ये खाना, बैलेंस डाइट खाना, शरीर का ध्यान रखना, तो ये आप अपना देख रेख कर सकते हैं। डेली स्नान करना, साफ सुथरा रखना। और एक है समाज में जैसे पानी बह रहा है, नाला वगैरह है, उसको रोकना, सब गांव मोहल्ले की सफाई कराना, मच्छर नहीं हो उसके लिए छिड़काव कराना, ये सब सारी चीज है। कोई जो है एक्सक्रेटा का डिस्पोजल जहीं तहीं नहीं करे, प्रॉपर डिस्पोजल हो, जैसे शौचालय का प्रयोग लोग करें, ये सब चीजें उसमें आती हैं। तो RCH ये सब प्रोग्राम चलाया गया और इसके अंदर क्या किया गया कि लोगों को अवेयर किया गया। अवेयरनेस मतलब क्या करते हैं, लोगों में लाया गया कि सफाई रखें, स्वस्थ रहें, और फिर उसको वो सब चीज़ प्रोवाइड किया कि जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ बनाने के लिए आवश्यक है। लोगों को एजुकेट किया गया, लोगों को छोटा परिवार रखने की इम्पोर्टेंस को बताया गया। ये सब क्या करते हैं प्रोग्राम इसमें क्या करते हैं शामिल किया गया। तो इसके बाद और हम लोग देखते हैं, अभी इसमें देखते हैं जो चर्चा हम लोगों ने किया RCH और फैमिली प्लानिंग का, इसके मेजर टास्क क्या है इस प्रोग्राम में। तो इसमें क्या प्रोग्राम है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। दूसरा, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए लोगों को फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीसरा, टू इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू गिव राइट इंफॉर्मेशन टू अवॉइड मिथ्स मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और सेक्स एजुकेशन को, एडोलसेंस एजुकेशन को स्कूल में जारी करना, ताकि उसको इस उम्र में एडोलसेंस एज में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और जो भावनात्मक परिवर्तन होते हैं उसके संबंध में उचित जानकारी देना। उसके शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं इस उम्र में, जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो का स्टार्ट होना, तो वो अचानक उचित जानकारी देना, ताकि बच्चे को जानकारी नहीं रहेगी, ब्लीडिंग होगा, घबराहट होगी, तो इसकी जानकारी देना, कैसे उससे निपटे, कैसे पैड का प्रयोग करे, सेफ्टी पैड का प्रयोग कैसे करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। मेल में भी नॉक्टर्नल एमिशन होता है, उसके संबंध जानकारी देना, ये नेचुरल फिनोमिनन है। ये सही चीजें, ताकि वो अपने स्वास्थ्य की देख रेख कर पाए, उस पर कोई ऐसी गलती ना हो जिससे स्वास्थ्य खराब हो। इसके बाद, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एसटीडीज, एसटीडीज मतलब एस से सेक्सुअली, टी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, डी से डिजीज, तो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा डिजीज होते हैं उसके संबंध में जानकारी देना, ताकि उससे बचा जा सके। इसके बाद, टू एजुकेट फर्टाइल, जो बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं उस ग्रुप को, और जो शादी करने योग्य है उस ग्रुप को क्या कहते हैं एजुकेट करना, ताकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद कर पाए। तो इसमें क्या एजुकेट करना है, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल की क्या क्या ऑप्शन है, कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, किसका प्रयोग करें, कैसे करें, क्या डिवाइस हैं, क्या विधि है। दूसरा है केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, समाज में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका कैसे देख रेख करें, कैसा खाना दें, भारी चीज ना उठाएं, कोई झटका से बचें, कोई मेंटल शॉक ना हो, इसकी देख रेख करना। फिर है कि पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, बच्चा के जन्म के बाद माँ का और बच्चे का कैसे देख रेख करें, कैसे उसको पौष्टिक भोजन दें, ये सभी चीजें स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। लोग नए फैशन में बच्चे को दूध नहीं पिला करके दवाई लेके सुखा देते हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है। तो ये क्या है, जो तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि जो दूध तुरंत बच्चे के जन्म के बाद माँ के ब्रेस्ट में होता है, वो काफ़ी उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, बच्चे की सुरक्षा करते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं। तो उसमें सारे क्या करते हैं
बच्चे के हेल्थ के लिए उपयोगी चीजें रहती है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। फिर है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। मेल और फीमेल चाइल्ड में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर प्रदान करना चाहिए। आगे फिर देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? ये जब छोटे समय अंतराल में पॉपुलेशन किसी भी देश का काफी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इनॉर्मस इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका रीजन क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? डिक्लाइन इन डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी आना। दूसरा, डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टिलिटी, बच्चे जो जन्म होता है उसकी माँ की अक्सर मृत्यु होती थी, उस मृत्यु दर में कमी आना। तीसरा, डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टिलिटी, बच्चे जो होते हैं उसकी जो मृत्यु होती थी उसकी मृत्यु दर में कमी आना। फिर चौथा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि बच्चे पैदा करने के योग्य जो लोग हैं उसकी संख्या में वृद्धि होना। फिर इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल, पहले जो लोगों को जैसे बच्चे जन्म देते थे तो किसी से ब्लेड से या कई चीज किसी से खुरपी वगैरह से काटा जाता था तो उसको टेटनस होता था, मर जाते थे। तो मेडिकल फैसिलिटी में सुविधा फैसिलिटी बढ़ने के कारण बच्चों की मृत्यु दर में कमी है। तो भारत में भी क्या है कि जैसे एक आपको 1900 ये क्या कहते हैं एडी में पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी वो 2 बिलियन था, और ये 2000 एडी में आकर के ये हो गया 6 बिलियन। और भारत की आजादी के समय भारत की जनसंख्या जो थी वो 350 मिलियन था, और 2000 ईस्वी में ये क्या कहते हैं आपको ये 1947 के ये इसमें, और ये क्या कहते हैं आपको 2000 ईस्वी में आकर के ये 1 बिलियन हो गया। यानी कि इसका क्या करते हैं प्रति वर्ष प्रति 1000 17 व्यक्ति 1.7% ये वृद्धि दर हुआ। भारत में भी जो है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है। पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4 है, लेकिन जनसंख्या इसकी करीब 20% होगी। तो आज तक यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आगे जो है इसका बर्थ का कंट्रोल हम कैसे करेंगे उसके प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिले। थैंक यू।